अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही अहम उन्वान को पढ़ने जा रहे हैं। आज के उन्वान का नाम है सॉफ्ट और हार्ड वाटर। हम पढ़ेंगे कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर किस तरीके से पैदा होता है और उसकी अक़साम क्या है। बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने इस उन्वान को, इस लेक्चर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर का तारुफ पढ़ेंगे, हार्ड वाटर की वजूहात पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हार्ड वाटर की कितनी अक़साम है। जबकि दूसरे हिस्से में हम हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीक़ों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा जो उन्वान है वो है सॉफ्ट और हार्ड वाटर। हम पढ़ेंगे कि ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है और ये हार्ड वाटर क्या होता है। बच्चों, हम जो पानी पीते हैं या दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और हमारे पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो आम तौर पे सॉफ्ट वाटर यानी सॉफ्ट पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें पानी भी है, लेकिन पानी के साथ साथ मिनरल्स भी उसके अंदर क्या हो चुके हैं, हल हो चुके हैं। लेकिन वो मिनरल्स की मिकदार जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो हमारे लिए कोई नुकसान जो है वो पैदा कर सके। लेकिन कभी कभार हम एक ऐसा पानी भी देखते हैं जिसमें मिनरल्स की मिकदार जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है आम पानी की निस्बत। और जब मिनरल्स की मिकदार आम पानी की निस्बत ज़्यादा हो जाती है तो पानी की खसूसियात में तब्दीली आ जाती है और वो पानी फिर सॉफ्ट वाटर नहीं रहता, वो हार्ड वाटर हो जाता है। तो सबसे पहले हम हार्ड वाटर का तारुफ लेते हैं कि हार्ड वाटर असल में है क्या। तो हार्ड वाटर क्या है? ऐसा पानी जिसमें सॉफ्ट वाटर की निस्बत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उस पानी को हम हार्ड वाटर का नाम देते हैं। तो इसके अंदर आम पानी जो हम पीते हैं जिसको सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, उस आम पानी की निस्बत ज़्यादा नमकियात या ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर शायद समंदर का पानी हार्ड वाटर है। समंदर का पानी को हम बिलखसूस हार्ड वाटर नहीं कह सकते हैं। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है, हमें ये तलाश करने की ज़रूरत है कि पानी हार्ड होता किस वजह से है, फिर हम देखेंगे कि क्या वो वजूहात समंदर के पानी में होती हैं या नहीं होती। लेकिन अभी हमारा मौजूए बहस ये होना चाहिए कि जब ऐसा हो जाए कि नमकियात या मिनरल्स ज़्यादा उसके अंदर हल हो जाएं, तो पानी की खसूसियात में कैसी तब्दीली आती है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। बच्चों, मिनरल्स जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल का एक इम्तजाज है, एक मिक्सचर है जो कि ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। इसमें मेटल्स भी होते हैं, इसके अंदर नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो जब इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए पानी में, किसकी निस्बत? सॉफ्ट वाटर की निस्बत, तो ऐसा पानी कहलाता है हार्ड वाटर। उससे इसकी खसूसियात के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हम ज़रा उसका भी जायज़ा ले लेते हैं। बच्चों, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि हार्ड वाटर पानी के साथ, हार्ड वाटर साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता। तो इसके अंदर यानी
होता क्या है बच्चों कि जैसे ही उसके अंदर ज़्यादा नमकियात हल हो जाती हैं, उसकी खसूसियात थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं, और जब हम उसके अंदर जब उसके अंदर हम साबुन डालते हैं कुछ सलूशन बनाने के लिए साबुन का, या कोई भी डिटर्जेंट डालते हैं, तो वो इतनी अच्छी झाग नहीं बना पाता जितनी अच्छी झाग सॉफ्ट वाटर बनाता है। तो ये उसकी एक खसूसियत है। अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो असल तारीफ़ तो यही है कि ऐसा पानी जिसमें ज़्यादा मिनरल्स हल हो जाते हैं सॉफ्ट वाटर की निस्बत, वो कहलाता है हार्ड वाटर। लेकिन चूंकि उसकी एक ख़ास खसूसियत हमें नज़र आ जाती है कि साबुन के साथ वो अच्छा झाग नहीं बना पाता उन मिनरल्स की कसीर तादाद की वजह से, लिहाजा ये भी हार्ड वाटर की तारीफ के तौर पर लिखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें सॉफ्ट वाटर की, तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी है जो साबुन या किसी भी डिटर्जेंट के साथ अच्छा झाग बनाए, वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है। जो साबुन के साथ अच्छा झाग बनाए वो एक सॉफ्ट वाटर है, और जो साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता, इसका मतलब उसमें साबुन ज़ाया हो जाता है, इस पानी को हम नाम देते हैं हार्ड वाटर। तो ये है एक तारुफ सॉफ्ट वाटर का और हार्ड वाटर का। तो हम कहेंगे ऐसा पानी जिसमें कम या नॉर्मल मिकदार में मिनरल्स मौजूद हैं, दरमियानी मिकदार में मौजूद हैं, वो सॉफ्ट वाटर है, और वो उसी वजह से साबुन के साथ अच्छा झाग बना लेता है। लेकिन जब मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वो बन जाता है हार्ड वाटर, और वो साबुन के साथ इतना अच्छा झाग नहीं बना पाता। हमें ये वजह तलाश करने की ज़रूरत है कि आखिर वो मिनरल्स किसके होते हैं। तो हमें ये वजह जब पता चलती है कि हार्ड वाटर पैदा हो गई, हम देखते हैं उसकी वजह क्या है, तो हमें पता चलता है कि मिनरल्स के पीछे जो वजह है वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के मिनरल्स। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो मिनरल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं ये आते कहाँ से हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर तो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, हार्ड वाटर की यानी पानी में जो हार्डनेस पैदा हो गई है उसकी वजूहात क्या हैं। तो जब हम वजूहात को पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ से आया है। वजूहात को देखते हैं बच्चों। आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन की सतह है, वो ज़्यादातर सॉल्ट से मिलकर बनी है। अब वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? आम तौर पर ये देखा गया है कि जिप्सम होता है, हमारे जितने भी ये आप पहाड़ देखते हैं, ठीक है, या जिनको हम रॉक्स का नाम देते हैं, जो पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, उनमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर कौन मौजूद है? जिप्सम मौजूद है। अभी हम देखते हैं कि जिप्सम का फार्मूला क्या है। फिर आपने नाम सुना होगा लाइमस्टोन, जिसको चूने का पत्थर कहा जाता है, वो उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ों का इम्तजाज होता है पत्थर के अंदर या फिर चट्टानों के अंदर। अब जब उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी हम चट्टानें देखेंगे उनमें कार्बोनेट पाए जाएंगे। अच्छा, अब ये कार्बोनेट किसके होंगे? ज़्यादातर चट्टानों के अंदर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स देखे गए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अगर हम चट्टानों का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चट्टानें हैं वो चूने के पत्थर से बनी हैं, और चूने के पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। इसके अलावा पहाड़ों में और चट्टानों में बहुत सारा एक शय पाई जाती है जिसको हम कहते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट असल में ये इम्तजाज है, ये मिक्सचर है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का। तो यही बात आपको मैं बता रहा हूं कि हमारी जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, बिलखसूस कहाँ पर पाए जाते हैं? समंदर के इर्द गिर्द, दरियाओं के इर्द गिर्द। वो मिलके किससे बने हैं? कार्बोनेट्स।
अब अगर हम इन दोनों कार्बोनेट्स का जायजा लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये पानी में हल नहीं होते। कैल्शियम कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट हल्का सा पानी में हल हो जाता है, लेकिन उसका हमें इतना कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये कार्बोनेट जो कि इनसॉल्यूबल हैं, तो मैं इनके साथ लिखूंगा कि ये कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है। मैंने अभी आपको बताया कि ये पानी के अंदर हल नहीं होते। अच्छा, ये इनसॉल्यूबल है, तो इनसॉल्यूबल चीज की वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होती। ऊपर आप पढ़े, मैंने क्या लिखा है, ऐसा पानी जिसमें सॉफ्ट वाटर की निस्बत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स उसमें हल हुए हैं। कार्बोनेट तो उसमें हल हो सकता ही नहीं है, तो कार्बोनेट की वजह से किसी भी तरह की हार्डनेस पैदा नहीं होती। मसला कहां खराब होता है? मसला वहां पे खराब होता है जब इस कार्बोनेट को मुंतकिल कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है किसके अंदर? बाइकार्बोनेट के अंदर। और ये बाइकार्बोनेट जो होता है बच्चों, इससे कबल हम लोग बहुत ज्यादा तफसील में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि कार्बोनेट कौन सा होता है जिसके अंदर CO3 वाला ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट कौन सा होता है बच्चों? जिसके अंदर HCO3 वाला ग्रुप जो है वो पाया जाता है। अच्छा, अब ये बाइकार्बोनेट के साथ मसला पता क्या है? ये बाइकार्बोनेट जो है ये सॉल्यूबल है। तो अगर ये सॉल्यूबल है तो इसका मतलब है इसके हल होने से पानी में सॉल्ट्स की मिकदार बढ़ जाएगी। ये तो हल नहीं हो रहा था। जो चीज़ हल नहीं होती है उसकी वजह से आइंस में इजाफा तो नहीं होता ना, वो ऐसी पड़ी रहती है, सॉलिड की फॉर्म में ही पड़ी रहती है, यानी ठोस की हालत में ही पड़ी रहती है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट होता है ये पानी में क्या हो जाता है? हल हो जाता है। तो जब ये पानी में हल हो जाता है तो उसकी वजह से पानी के अंदर नमकियात और सॉल्ट्स की मिकदार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ऐसा पानी जिसमें नमकियात और सॉल्ट्स की मिकदार, मिनरल्स की तादाद बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। यहां से साबित हो रहा है कि इनसॉल्यूबल जब तक एक सॉल्ट पड़ा हुआ है वो पानी को हार्ड नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पानी के अंदर हल हो गया तो वो पानी के अंदर हार्डनेस लाजमन पैदा कर देगा। इस चीज का जायजा हम यहां से लेते हैं। मैं आपके सामने दो मसावातें लिखता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर जब हम इसको हल करते हैं तो ये अपने आइंस में मुंतकिल नहीं होता। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaHCO3 होल ट्वाइस, जब इसको हम पानी में हल करते हैं, मैं दोनों को यहां पे पानी साथ में लिख देता हूं, ठीक है जी। तो जैसे ही इसको पानी में हल किया जाता है ये फौरन से आयोनाइज हो जाता है, आइंस के अंदर मुंतकिल हो जाता है। कैल्शियम के आइंस बनते हैं और बाइकार्बोनेट के आइंस बन जाते हैं। चूंकि बाइकार्बोनेट आइंस आपको ब्रैकेट के बाद दो नजर आ रहे हैं, तो दो बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो यहां से बनते हैं। इसका मतलब है कि पानी में हल हो गया। पानी में हल होने का मतलब है ये जब आइंस बने तो पानी में मिनरल्स, यानी यही आइंस जो मिनरल्स ही हैं, इनकी मिकदार क्या हो गई है? बढ़ गई है। और ये पानी अब क्या बन चुका है? हार्ड वाटर बन चुका है। तो साबित हुआ बच्चों कि पानी को हार्ड करने के पीछे सॉल्यूबल सॉल्ट्स का किरदार है। और सॉल्यूबल सॉल्ट्स किसके? मैं पहले ही बता चुका हूं, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। अब जो मैंने पॉइंट थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा था कि क्या समंदर का पानी भी हार्ड वाटर है? मैं मानता हूं कि इस तरह के सॉल्यूबल सॉल्ट्स पानी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन समंदरी पानी के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे जब से मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि सर अगर हम अपने घरों में एक गिलास पानी रखते हैं और उस एक गिलास पानी के अंदर हम 2 चम्मच नमक के, जो कॉमन सॉल्ट आम नमक हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, अगर हम उसके 2 चम्मच हल कर देते हैं तो क्या वो पानी हार्ड हो गया है? नहीं, वो पानी हार्ड नहीं हुआ, क्योंकि आप हल क्या कर रहे हो? सोडियम क्लोराइड। जबकि हमने पढ़ा है कि जो
हार्डनेस पैदा होगी वो पैदा होगी मैग्नीशियम की वजह से या फिर कैल्शियम की वजह से। तो इनके जो हलशुदा या इनके जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं उनकी वजह से हार्डनेस पैदा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बोनेट्स अचानक से बाइकार्बोनेट्स में कैसे मुंतकिल हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ये सारा काम, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट में मुंतकिल हो जाना, अच्छा, ये सारा काम बारिश के पानी की वजह से होता है। ये बारिश के पानी की वजह से होता है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर बारिश के पानी में ऐसा क्या होता है, मतलब पानी ही गिर रहा है ना बारिश के ऊपर, बारिश का पानी ही इनके ऊपर गिर रहा है, तो कार्बोनेट है बारिश के पानी में, हमने बात कर ली, वो इनसॉल्यूबल है, वो हल नहीं होगा। लेकिन वो कैसे बाइकार्बोनेट में मुंतकिल हो जाता है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है जिसका ताल्लुक पिछले बाब के साथ जाके भी निकलता है। बच्चों आपको पता है कि बारिश का जो पानी गिरता है उस बारिश के पानी के अंदर कसीर तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो जरा देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन वहां पर होता है। बच्चों देखिएगा, ये रहा कैल्शियम का कार्बोनेट जो कि चट्टानों में पहाड़ों के अंदर मौजूद है। अब इसके ऊपर गिरता है बारिश का पानी। हमने बात किया कि पानी के अंदर कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो हल नहीं होता, लेकिन ये जो बारिश का पानी है आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारी मिकदार में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस ड्रेन को अपने ज़हन में लेकर आए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे माहौल के अंदर, उसकी खास मिकदार मौजूद है ही है। तो जितनी भी बारिश गिरनी है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि उसकी पीएच कम है, और ये जरूरी नहीं है कि वहां पे पोल्यूशन होगी तो ही उसकी कोई पीएच कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कुदरती तौर पे एक जुज के तौर पे हमारे माहौल में मौजूद है, तो इसकी वजह से पीएच जो है वो खासी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो मैंने आपके सामने हिस्सा लिखा हुआ है ये असल में आम पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है। याद रखिएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पानी में हल नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में यह पानी में हल हो जाता है, बल्कि मुंतकिल हो जाता है अपने कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के अंदर। और ये मसावात हमें इस चीज का बाकायदा इल्म देती है कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने एस लगा देखेंगे। एस का मतलब है कि ये सॉलिड की हालत में था, और याद रखें अगर किसी मसावात में एस लिखा होता है इसका मतलब है वो चीज पानी में अभी तक हल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना देता है, और ये चूंकि पानी में हल हो जाता है तो हर जगह पर इसके नाम के साथ क्या लगा होगा, AQ लगा होगा। चूंकि आपको पता है कि जब कोई चीज पानी में हल हो जाती है तो उसका जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का नाम होता है एक्वस सोल्यूशन। तो इस तरह ये एक इनसॉल्यूबल चीज सॉल्यूबल सॉल्ट के अंदर मुंतकिल हो गई है, और जब ये पानी में होगा तो ये चीज होगी, ये पानी में हल होगा और पानी में हल होके अपने आइंस बनाएगा, जिसकी वजह से पानी के अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स की मिकदार बढ़ जाएगी, और जब वो मिकदार बढ़ेगी तो वो पानी सॉफ्ट वाटर नहीं रहेगा, वो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। देखते हैं कि मैग्नीशियम के साथ भी यही काम होता है या नहीं होता। तो चूंकि पहाड़ों और चट्टानों में मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी मौजूद होता है, और ये भी चूंकि पानी के अंदर हल नहीं होता, तो इसके नाम के साथ भी हमने एस लगाया होता है। बच्चों याद रखिएगा, ये मादा की हालत को शो करता है, इसको हम स्टेट सिंबल का नाम देते हैं। ये किसी भी चीज की मादा की हालत को दिखाता है। अगर किसी के साथ एस लगा हुआ है तो वो सॉलिड है यानी ठोस है,
L लगा देखते हैं तो वो लिक्विड है यानी माया हालत में है, G लगा होगा तो वो गैस है, और अगर AQ लगा हुआ है तो वो एक्वस सोल्यूशन होगा। तो ये रहा मैग्नीशियम का कार्बोनेट जो पहाड़ों और चट्टानों में मौजूद है। उसके ऊपर गिर रहा है बारिश का पानी, जो सिर्फ पानी नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हल हुआ है। और जैसे ही ये उसके अंदर उसके ऊपर गिरता है, यानी ये बारिश का पानी चट्टानों के ऊपर गिर रहा है, अब गिरने से क्या होगा, ये उसको लेके बहता हुआ आगे की तरफ जाएगा, चट्टानें टूटती रहेंगी और टूट टूट के वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की सूरत में टूटेगी और पानी में हल होती चली जाएंगी। और याद रखिएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पानी में उसी तरीके से हल होता है जिस तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में उसी तरह हल होता है जिस तरह कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, और ये हार्डनेस पैदा कर देगा, पानी को हार्ड वाटर कर देगा। साबित हुआ कि अगर बारिश के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई असर पैदा नहीं होगा और पानी भी सॉफ्ट वाटर ही रहेगा, वो हार्ड वाटर नहीं होगा। लेकिन अगर उसी बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, जैसे यहां पर भी आप देख लें, ये भी बारिश का पानी है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल गई वैसे ही वो इनसोल्यूबल चीज सोल्यूबल के अंदर मुंतकिल हो जाएगी। और सोल्यूबल चीज का मतलब है कि वो पानी में हल होकर आयंस की मिकदार को बढ़ाएगा, और जब आयंस की मिकदार को बढ़ाएगा तो उससे फिर क्या होगा, हार्डनेस पैदा होगी, वो पानी सॉफ्ट वाटर नहीं रहेगा, वो पानी हार्ड वाटर हो जाएगा। तो ये हमने वजूहात पढ़ ली हैं। अब वजूहात का हम क्या निकालेंगे, एक नतीजा निकालेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम नतीजा निकालेंगे। तो देखते हैं हार्डनेस किसकी वजह से पैदा हो रही है। देखिए हार्डनेस पैदा हो रही है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जब पानी में हल होते हैं तो किस तरह होते हैं। मैंने कैल्शियम का लिखा हुआ है और इसको एक दफ़ा मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूं। तो बच्चों ये है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, पानी में हल होता है, कैल्शियम के आयंस बनते हैं जिनके ऊपर +2 चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है, और 2 रेडिकल्स या 2 जो है वो हमारे पास बनते हैं बाइकार्बोनेट के आयंस। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट भी पानी में हल होता है और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पानी में हल होकर मैग्नीशियम के आयंस बनाता है और साथ में बाइकार्बोनेट आयंस बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों चीजें पानी में चूंकि हल हो गई हैं तो मैं यहां पर भी इसके साथ भी एक्वस सॉल्यूशन लिखूंगा और यहां पर इसके साथ भी क्या लिखूंगा, एक्वस सॉल्यूशन लिखूंगा। बच्चों सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि मैं इन दोनों आयंस को क्या नाम दे सकता हूं, गौर कीजिएगा। चूंकि ये सबसे पहली बात कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल्स हैं, ठीक हो गया। तो पहली बात मेटल्स, और इनके ऊपर आप देख लें चार्ज क्या आ रहा है, मस्बत चार्ज आ रहा है। मस्बत चार्ज वाले आयंस को कहा जाता है कैटाइंस। पहली बात मेटल, दूसरी बात कैटाइंस, तीसरी बात चार्ज कितना आ रहा है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज है। इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर 2 चार्ज है। जब 2 चार्ज आ जाए किसी के ऊपर भी तो हम कहते हैं कि वो डाईवेलेंट हो गया। तो अब मैं तीनों चीजों को मिलाने लगा हूं। ये जो मैंने आपके सामने आयंस लिखे हुए हैं इनका नाम है डाईवेलेंट। डाईवेलेंट का मतलब है 2 चार्ज है। ये नहीं हम कह सकते कि +2 है कि -2 है। अगर 2 आ रहा है उसके ऊपर चार्ज, वो डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट मेटल कैटाइंस, ये इनका पूरा नाम होगा। तो बच्चों ये है डाईवेलेंट मेटल कैटाइंस। कैल्शियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, दोनों के ऊपर मस्बत चार्ज है तो वो कैटाइन हो गए, -2 चार्ज है तो वो हो गए डाईवेलेंट।
और उनके कौन से सॉल्ट्स बने हैं जो पानी में क्या हो गए हैं, हल हो गए हैं। हम इस नाम को मुकम्मल करेंगे, पूरा नतीजा यहां से निकालेंगे कि डाईवेलेंट मेटल कैटाइंस के सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से हार्ड वाटर बनता है। बस ये बात आप ज़हन में रख लें। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर हमने नहम क्लास में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 2 है, जिसके अंदर बेरिलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है, सर सारों पे +2 आता है, तो क्या सारे के सारे ये हार्डनेस पैदा कर सकते हैं? एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारी चट्टानों और पहाड़ों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हार्डनेस बाकियों की वजह से भी पैदा हो सकती है, लेकिन चूंकि उनकी मिकदार ही बहुत कम है, इसलिए वो बहुत कम पाए जाते हैं, लिहाजा वो हार्डनेस जो है वो पैदा नहीं करते। तो डाईवेलेंट मेटल कैटाइंस में हम सिर्फ कैल्शियम का और मैग्नीशियम का जिक्र करेंगे कि जब वो अपने सॉल्यूबल सॉल्ट्स बनाते हैं। और सॉल्यूबल सॉल्ट्स का मतलब आप समझते हैं, बाब 10 में हम सॉल्यूबल सॉल्ट्स को पढ़कर आ चुके हुए हैं कि सॉल्यूबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं। तो जो पानी में हल हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं। और जैसे ही वो हल होंगे, हमने देख लिया कि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आइंस बना देंगे। तो ये आपको उनके आइंस जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही आइंस बनेंगे, हम कहेंगे कि उनमें मिनरल्स की तादाद या मिकदार बढ़ गई है। और मिनरल्स की मिकदार बढ़ने का मतलब है कि अब वो पानी सॉफ्ट वाटर नहीं रहा, अब वो पानी क्या हो गया है, हार्ड वाटर हो गया। तो बच्चों, ये है सॉफ्ट और हार्ड वाटर का एक तारुफ, और साथ में हमने उसकी वजूहात पढ़ ली। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कौन कौन से सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है? तो याद रखिएगा, सॉल्युबल सॉल्ट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के 4 हैं जिनकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है। एक है बाइकार्बोनेट्स, जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होगा, बाइकार्बोनेट्स। एक हैं SO4 वाले। मैं आपको इनके साथ साथ नाम जो है वो बताता जाता हूं कि अगर आप किसी के साथ HCO3 लगा देखते हैं तो आपने समझ जाना है कि वो एक बाइकार्बोनेट है। और अगर आप किसी के साथ SO4 लगा देखते हैं तो आपने समझ जाना है कि वो सल्फेट है। बच्चों याद रखिएगा, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको एक नाम आपके सामने पढ़कर आया हूं, जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम है। और जिप्सम बहुत अच्छे तरीके से पानी में हल नहीं होता, लेकिन वही बात, जैसे ही उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी मिलता है तो वो थोड़ा सा पानी के अंदर हल हो जाता है, और हल होके वो हार्डनेस पैदा कर देता है। तो एक है बाइकार्बोनेट्स, एक है सल्फेट्स, और एक है क्लोराइड्स, जिनमें ये वाला मामला होगा। ठीक है, तो जिसमें भी हमें, जैसे सोडियम के साथ भी क्लोरीन लगा होता है तो हम उसको नाम दे देते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं उनकी वजह से भी हार्डनेस पैदा हो जाती है। तो अगर हम Cl नेगेटिव लगा देखते हैं तो वो हैं क्लोराइड्स। और जो चौथी चीज है बच्चों, उसको हम परकोलेट्स का नाम देते हैं, लेकिन चूंकि वो आपके कोर्स में नहीं है तो हम उसका तज़किरा यहां पर मजीद नहीं करेंगे। तो आपके कोर्स में ये 3 ही वो सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, हार्डनेस पैदा हो जाती है। और मैं फिर आपको बता रहा हूं बच्चों, और बार बार बता रहा हूं कि ये सॉल्ट्स सिर्फ किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, सोडियम वगैरह के नहीं। डाईवेलेंट कैटाइंस,
डाईवेलेंट मेटल कैटाइंस कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, जब ये सॉल्ट्स होते हैं और ये पानी में हल हो जाते हैं, और हमने पढ़ा है कि ये पानी में हल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के अंदर मिली होती है। तो बच्चों आपको वजूहात की जो है वो समझ आ चुकी है। अब आते हैं अक़साम पे। हम देखते हैं कि हार्ड वाटर की कितनी अक़साम हैं, वो कितनी किस्मों में पाया जाता है। तो इसमें आपने जहन में रखना है कि हार्ड वाटर की दो अक़साम है बच्चों। एक है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी, यानी ये वक्ती तौर पर होती है, मैं भी आपको पूरी बात समझाता हूं, और एक होती है जिसको हम कहते हैं परमानेंट। तो एक टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। दोनों में फर्क क्या है? इनमें दो बड़े फर्क हैं। एक फर्क उनकी बनावट का है और दूसरा फर्क उनको खत्म करने का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी बनावट क्या है, यानी ये किसकी वजह से होते हैं। याद रखिएगा, टेम्परेरी हार्ड वाटर की वजह है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। यानी ये हार्डनेस जो पैदा हो रही है, ये पैदा हो रही है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। तो एक तो बनावट है, एक तो ये देखना है कि उसकी वजह क्या है। परमानेंट हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से। सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से। और सल्फेट्स और क्लोराइड्स क्या हैं? अब उनका फॉर्मूला जरा ज़हन में बिठा लें कि अगर कैल्शियम का सल्फेट हो तो आपने लिखना है CaSO4, अगर मैग्नीशियम का सल्फेट है तो आपने लिखना है MgSO4, और अगर मैग्नीशियम का क्लोराइड है तो आपने लिखना है MgCl2, और कैल्शियम का क्लोराइड है तो आपने लिखना है CaCl2। इनकी वजह से जो हार्डनेस पैदा होगी उसको नाम दिया जाता है परमानेंट हार्डनेस। तो एक हो गई टेम्परेरी हार्डनेस, एक हो गई परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है? बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और परमानेंट हार्डनेस के पीछे वजह क्या है? सल्फेट्स और क्लोराइड्स किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। दूसरी वजह क्या है? इसको टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर कहने की दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, इन्हें खत्म कैसे किया जा सकता है। टेम्परेरी हार्ड वाटर के बारे में याद रखिएगा कि ये पानी को उबालने से यानी बॉयल करने से खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को सिर्फ बॉयल करने से, पानी को उबालने से, फर्ज कीजिए हमें पता लग गया कि जी ये हार्ड वाटर है, और अभी हमें ये नहीं पता कि वो उसके अंदर टेम्परेरी हार्ड वाटर है या परमानेंट हार्ड वाटर है। आप उस पानी को गर्म करना शुरू कर दो, आप उस पानी को बॉयल करना शुरू कर दो। जब आप उस पानी को बॉयल करना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा? पानी को बॉयल करने से यह होगा कि अगर वो हार्डनेस खत्म हो गई, और हार्डनेस खत्म होने से हमें कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, हार्डनेस किसकी वजह से पैदा हो रही है? जो चीज हल हो गई है। तो अगर ये हल शुदा चीज इनसोल्यूबल चीज में मुंतकिल हो गई तो मतलब हार्डनेस खत्म हो गई।
और हमें वो ज़रात बाकायदा उसके अंदर नज़र आने लग जाएंगे तो हम कहेंगे ये हार्डनेस ख़त्म हो गई है। अगर पानी को गर्म करने से, बॉयल करने से, उसको उबालने से हार्डनेस ख़त्म हो गई तो इस हार्डनेस का नाम है टेम्परेरी हार्डनेस। लेकिन अगर आपने पानी बॉयल किया और हार्डनेस फिर भी ख़त्म ना हो, पानी को उबालने से भी खत्म नहीं होती, तो ये पानी को उबालने से भी खत्म नहीं होती है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पानी हमारे सामने है, हम तो देख के नहीं बता सकते कि उसमें टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, और अगर हम उसको बॉयल करते हैं, उसको उबालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो गई है या फिर नहीं हुई है, हार्डनेस ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। तो बच्चों, जैसे मैं आपको इसकी एक बड़ी अहम खसूसियत बताकर आया हूँ कि ये साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता हार्ड वाटर। हम सिर्फ उसके अंदर एक साबुन का सलूशन ऐड करेंगे। अगर तो उसने अच्छी झाग बना दी तो मतलब क्या है, हार्डनेस ख़त्म हो चुकी है, वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन चुका है। लेकिन अगर उसने अच्छी झाग फिर भी ना बनाई तो इसका मतलब है कि अभी तक हार्डनेस ख़त्म नहीं हुई। मैं ये सारी तफसीर इसलिए दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपके कोर्स के अंदर एक 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में एक प्रैक्टिकल भी सॉफ्ट और हार्ड वाटर के ऊपर है, और वहाँ पर हमें यही चेक करना है कि पानी को हम बॉयल करेंगे, देखेंगे कि उसकी हार्डनेस ख़त्म हुई है या नहीं ख़त्म हुई है। मैंने आपको टेस्ट भी बता दिया कि हार्डनेस को चेक करने का भी एक टेस्ट है कि उसके अंदर आप थोड़ा सा साबुन का सलूशन ला के डालें, तो जैसे ही आप साबुन का सलूशन ला के डालेंगे, अगर अच्छी झाग बन गई तो वो हार्डनेस ख़त्म हो चुकी है, वो सॉफ्ट वाटर बन चुका है। लेकिन अगर फिर भी पानी में उसकी झाग ना बनी तो इसका मतलब है कि अभी तक हार्डनेस क्या है, बरकरार है। तो बच्चों, ये था हमारे पास टॉपिक, उन्वान सॉफ्ट और हार्ड वाटर, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर हमने उसकी अक़साम को पढ़ा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हार्ड वाटर पैदा हो गया है किसी वजह से तो हम उस हार्डनेस को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्ड वाटर को ख़त्म करने के तरीके अलग हैं और परमानेंट हार्ड वाटर यानी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके कुछ और हैं। तो चलें अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम पानी में पैदा होने वाली हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो बच्चों, ये था आज का उन्वान जिसमें हमने पढ़ा कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। बिलखसूस एक बहुत ही अहम चीज़ हमने पढ़ी कि पानी में हार्डनेस किस तरह पैदा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।